हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. In case you find my videos helpful, you can always let me know that by commenting below, by liking my video, which is a must, and by also subscribing to my channel if you haven't done that as of yet. Now, as far as today's video is concerned, it is going to be a little longer than usual. It can be, I do not know now, but even if that happens, please stay till the end because today's video is going to be very interesting. क्योंकि मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं. किन तरह के केसेस में, देखिए, हम बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक राइट है तो वो एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फिर एक लीगल राइट है. हम बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन ही है जिससे हम एक आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो आंसर गलत हो सकता है. क्यों? क्योंकि इसका एक सही आंसर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स से मिलता है. अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी जजमेंट में 2018 की कि राइट टू मैरिज एक राइट टू लाइफ के अंडर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर, then that is your law, that is it, that is the word you should be keeping in your head. सिंपल. ऐसे ही बहुत सारे केसेस आज आए हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे राइट टू फूड के बारे में कुछ आया है. और अगर मैं बात करूं ओपन कोर्ट्स क्या होते हैं, क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है, कौन सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी है जो उन्होंने फ्रीबीज के बारे में 2013 में दी थी, लेकिन आज वो बिल्कुल ही ऑपोजिट कुछ कह रहे हैं फ्रीबीज के मुद्दे पे, पैनल बन गया है. ये सब कुछ आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. Let's get started. देखिए, इंडिया सेट टू प्लान सोप्स फॉर रुपी यूज इन रशियन ट्रेड. देखिए, अभी क्या होता है, अभी तक मैं आपको थोड़ा सा एक कर्सरी रीडिंग दे देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी. अभी तक क्या होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होते हैं उन्हें कुछ रिबेट्स या फिर कुछ रिफंड मिल जाता है. वो जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उस पर जो टैक्सेस लग रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज लग रही है. फॉर एग्जांपल, एक एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसे आपने एक्सपोर्ट करना है, उसमें आप कई कई चीज़ें इंपोर्ट करते हो. रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल बाहर से आपने इंपोर्ट किया तो उस पर कस्टम ड्यूटीज रिफंड हो जाती है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी तक मिलती हैं. जैसे अगर आपको एक स्कीम पता होगी, रोड टेप, अगर जो इंडिया की ये स्कीम है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम, इसके तहत भी यही होता है. बहुत सारी ड्यूटीज और बहुत सारे इस तरह के यहाँ के एक्सपोर्टर्स को रिफंड हो जाते हैं. लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है हमारे गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद, कि देखिए, जो रशिया है उस पर लगे हुए हैं बहुत सारे वेस्टर्न सैंक्शंस, ठीक है, और रशिया के साथ हमारा ट्रेड भी इफेक्ट नहीं हो सकता अगर हम वेस्टर्न सैंक्शंस को लेके चलेंगे. उनको स्विफ्ट से भी बाहर निकाल दिया. स्विफ्ट सिस्टम में पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ, आज इसलिए नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि आज की वीडियो वैसे ही थोड़ी लंबी होने के चांसेस ज़्यादा है. आगे कभी टाइम मिला तो मैं ज़रूर समझाऊंगी. तो क्योंकि रशिया को स्विफ्ट से भी निकाल दिया गया है, वो डॉलर्स में डील नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें एक अल्टरनेटिव चाहिए, राइट, ताकि हम रशिया से. अब देखिए, पता है क्या है ना, ये अल्टरनेटिव हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सपोर्ट के लिए भी कोई अल्टरनेटिव लाएं, क्योंकि हमारा जो ऑयल, देखिए, जब से यूक्रेन का इन्वेजन हुआ, यूक्रेन का रशिया ने जब से इन्वेजन किया है तब से लेके अभी तक उन्होंने हमें चीप ऑयल देना स्टार्ट कर दिया है, जो हमने काफ़ी तादाद में इंपोर्ट किया है, राइट. तो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स तो बढ़ गए, इंपोर्ट तो बढ़ गया, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हिट हुआ है. रशिया को जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, अच्छे स्तर पे नहीं है. तो ताकि ऐसा हो सके कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सके, अब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ये मिलके ये सोच रहे हैं कि एक नया इंसेंटिव दिया जाएगा. जो क्या होगा, अभी जैसे मैंने बात की कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कुछ रिफंड्स मिल जाते हैं, टैक्सेस का पैसा वापस मिल जाता है. अगर वो एक बेयर मिनिमम एक्सपोर्ट कर पाते हैं उतने अमाउंट का तो उन्हें वो वापस मिल जाता है, टैक्स, है ना, रोड टैप स्कीम जैसे मैंने बताया. तो अब इंसेंटिव मिलेगा कि रिबेट्स मिलेंगी जो गुड्स एक्सपोर्ट करोगे आप, लेकिन उस गुड्स की जो पेमेंट है, जो बाहर एक्सपोर्ट करोगे आप, जो इंपोर्ट कर रही है कंट्री जैसे रशिया, अगर वो आप
रुपी में मतलब ले लेते हो उसका अमाउंट। वैसे तो आप डॉलर्स में लेते हो, आप बाहर कुछ भी एक्सपोर्ट करते हो तो उसका पैसा आप डॉलर्स में लेते हो, जो एक्सपोर्टर्स यहाँ के हैं। लेकिन अगर आप बाय चांस रुपी में लेना स्टार्ट कर दोगे तो आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, फर्दर कट्स मिलेंगी, टैक्सेस पे रीबेट्स मिलेंगी, ये सब सोचा जा रहा है। अब देखिए, आपको कई चीजें हैं जो बहुत, आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं जो जो बोल रही हूँ एक एक वर्ड फॉलो करिएगा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया मैकेनिज्म, 1 महीने पहले की एक नोटिफिकेशन आई थी आरबीआई की। सी, यू विल गेट नो मटेरियल ऑन वट एवर आई स्पीक, बट एवरीथिंग आई स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो फॉलो एवरी सिंगल वर्ड वेरी डिलिजेंटली। ओके, आज की पूरी वीडियो में सिर्फ यही आर्टिकल की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है? आपको कोई मटेरियल नहीं मिलेगा, अगर आप खुद से भी सर्च करना चाहेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आई एम अवेलेबल, प्लीज लिसन टू मी। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया मैकेनिज्म एक नोटिफिकेशन द्वारा बनाया, 1 महीने पहले की बात बता रही हूँ, जिससे उन्होंने क्या अलाउ किया, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रूपी। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई स्टेप लिया गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड को जो पेमेंट्स होंगी उसकी रुपी में सेटल करने की बात की गई। अब देखिए, इसके कुछ रीजंस जो आरबीआई ने स्टेट किए थे, मुझे पहले आपको वो बताना है, फिर मैं बताऊंगी कि मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। देखिए, सेंट्रल बैंक ने कहा कि इससे क्या होगा कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसकी ग्रोथ प्रमोट होगी, स्पेशली हमारा जो क्या होगा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो प्रमोट होगा। ठीक है, और ये बहुत कुछ सपोर्ट करेगा इंडियन कम्युनिटी को, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी काफ़ी हेल्प करेगा। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हेल्प करेगा। मतलब दूसरा रीज़न जो आरबीआई ने दिया वो ये कहा कि अब देखिए, बहुत ज़्यादा जो ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी है ना, उनका इंडियन रुपी में ना बहुत, जब से हमारा इंडियन स्टेटस ऊपर जाने लगा है ये सब कुछ, तो इंडियन रुपी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी को। तो इस इंटरेस्ट को एड्रेस करने के लिए हम ये स्टेप ले रहे हैं। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि ये जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं और इम्पोर्टर्स हैं जो ट्रेड करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ, जैसे रशिया जिनके ऊपर सैंक्शंस लग गई है ना, इन्वेजन के बाद, और जैसे श्रीलंका में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रहा है। तो इस माध्यम के द्वारा, इस मैकेनिज्म के द्वारा जो मैं आपको अभी बताऊंगी, उससे वो भी ईजियर हो जाएगा, क्योंकि उनके पास डॉलर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया के पास फॉरेक्स उनका बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है ना, तो इससे ये भी इनहेंस होगा। कैसे होगा वो मैं आपको भी बताऊंगी। फिर और आरबीआई ने क्या कहा था, देखिए ये स्टेटमेंट्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर बाय चांस एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि आरबीआई का इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट थ्रू इंडियन रुपीज वाला क्या क्या चीजें करने में हेल्प करेगा, तो ये 3-4 चीजें जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बताए, यही ऑब्जेक्टिव्स आपका आंसर है। तो आप इसीलिए इसको एक एक वर्ड को अच्छे से सुनिए। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उन्होंने ये कहा कि क्रूशल स्टेप है, इंडियन रुपी क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्रीशिएट हो रही है अगेंस्ट डॉलर, तो ये इसको भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा, इंडियन रुपी की डेप्रीसिएशन को। अब देखिए, हमने सब कुछ जान लिया, हमने जान लिया है कि डेप्रीसिएशन रोकने की कोशिश करेगा, ये जैसे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस श्रीलंका जैसी कंट्रीज में हुआ है उनको हेल्प करेगा, इंडियन रुपी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी को, वो सब हेल्प करेगा। ये सब कुछ देख लिया, लेकिन एक्चुअल में मैकेनिज्म है क्या, ये तो हमें जानना जरूरी है, राइट? अब देखिए, इससे क्या होगा, जितने भी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हैं इस अरेंजमेंट के अंदर वो आ गए, तो जितनी भी वो पेमेंट होगी वो सेटल होगी, डिनोमिनेटेड होगी रुपी में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स, जैसे ऑब्वियसली कौन ऑथराइज करेगा, सेंट्रल बैंक ऑथराइज करेगा इसको। इसमें बस आपको याद रखना है कि कुछ ऑथराइज डीलर बैंक्स होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे इंडियन इंपोर्टर्स हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप एग्जांपल भी यही लीजिए कि रशिया से इंडियन इंपोर्टर्स ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो फिर वो जो इंपोर्ट उन्होंने ऑयल किया, उन्होंने क्या किया, इसकी पेमेंट की रुपी में। आपने समझा? वैसे तो हमें, अगर रशिया से हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, या कहीं से भी कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डॉलर भरना पड़ता है, लेकिन हमने पेमेंट की रुपी में। ठीक है, अब ये जो रुपी की हमने पेमेंट की, वो कहाँ हम डालेंगे, कहाँ हम डिपॉजिट करेंगे, स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ द पार्टनर कंट्री। स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट। वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है, देखिए, वॉस्त्रो का मतलब है योर्स, वॉस्त्रो का लिटरली मतलब होता है योर्स, और अगर हम वॉस्त्रो अकाउंट का बात करें तो वो होता है कि योर मनी विल बी केप्ट एट आवर बैंक। मतलब कुछ कुछ बैंक्स ऐसे ऑथराइज होते हैं एक कंट्री में
जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, मैं एक इंपोर्टर हूँ जिसने ऑयल इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो जिसने ऑयल इंपोर्ट किया उसने रशिया को पेमेंट करनी है, लेकिन रशिया ने अपना एक वॉस्त्रो अकाउंट खोला है, हुआ है कहाँ पे, एसबीआई ऑफ इंडिया में। मतलब एसबीआई ऑफ इंडिया सिर्फ कस्टोडियन है जो रशिया को हम पैसे दे रहे हैं उसके, समझ रहे हो, ये पैसा रशिया की उस कंपनी का है जिसने हमें एक्सपोर्ट किया है, लेकिन वो एसबीआई की कस्टडी में है। मतलब उन्होंने अपना वॉस्त्रो अकाउंट यहाँ पे खोला हुआ है, बट द ओनर ऑफ दिस मनी इज दैट रशियन कंपनी। तो ये वॉस्त्रो अकाउंट जो है वहां पे मैं डाल दूंगी एसबीआई के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, और ऑब्वियसली इनवॉइसेस सबमिट करूंगी कि इतने इतने अमाउंट का सप्लाई मैंने गुड्स हुए हैं उनसे लिए हैं, और सर्विसेज उनसे इतने अमाउंट की ली है, इतना क्वांटिटी ली है, ये सब कुछ उसके साथ सबमिट करो, मतलब होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब आते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स, है ना। इंडियन एक्सपोर्टर्स फॉर एग्जांपल यहाँ से शॉल्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब रशिया के पास तो रुपी इतना है नहीं, रशिया कहता है रूबेल्स में, मतलब हमारी करेंसी में डील करो, हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम तो बर्बाद हुए हैं। तो अब जैसे हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं जो शॉल एक्सपोर्ट करते हैं, अब रशियन काफ़ी इंटरेस्टेड है इंडियन शॉल्स में, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं एक, ठीक है। तो अब रशिया ने हमें पेमेंट करनी है रुपी में, क्योंकि सेटलमेंट के तहत क्या होगा, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों ही रुपी में होंगे, है ना। तो फिर उनको अब रुपी में पेमेंट करनी है, लेकिन उनके पास रुपी है नहीं, तो अपना रुपी कहाँ से निकालेंगे, वो वाले वॉस्त्रो अकाउंट से जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि उसमें तो पैसे है ना रुपीज में, राइट, जो एसबीआई ऑफ एसबीआई में खोला हुआ है इंडिया के बैंक में। तो उस अकाउंट में से जितना आपने एक्सपोर्ट किया, उसमें से जो भी आपका वो होगा बैलेंस, आप उसमें से ले लो, बाकी जो बच जाएगा वो रह जाएगा, और कुछ अगर आपको एक्सपोर्ट करना होगा वो भी उसमें से कट हो जाएगा। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ दिस मैकेनिज्म वुड वर्क, ओके। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन एक चीज़ आपको जो इस नोटिफिकेशन के बारे में जाननी है वो ये है कि ये जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक होगा जो मेंटेन करेगा स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट, फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने एसबीआई बताया, एसबीआई एक ऑथराइज्ड डीलर बैंक था, ठीक है, जिसने रशिया का एक यहाँ पे अकाउंट खोला हुआ था वॉस्त्रो अकाउंट, लेकिन वो किसी भी ऐसी कंट्री के साथ नहीं डील कर सकता। एक ऑथराइज्ड डीलर बैंक जो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने उसको ब्लैक लिस्ट किया हो या फिर ग्रे लिस्ट किया हो, कुछ काउंटर मेजर्स लिए गए हो उसके खिलाफ, तो इन तरह के बैंक के साथ नहीं आप डील कर सकते। तो ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए इससे पता है और क्या होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इससे जो एक्सेप्टेबिलिटी है इंडियन रूपी की वो बढ़ेगी, है ना। जब इंडियन रूपी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई तो हमारे पास भी एक चांस है कि हम, जैसे आपको अगर थोड़ा सा भी पता है जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं IMF के और ये सब होता है, मतलब जो फॉरेक्स होता है उसमें कुछ करेंसीज होती हैं जिनको हम रखते हैं, राइट, जैसे रेनमेनबी भी उसका युआन है ना, स्टर्लिंग है और यूरो है, डॉलर तो है ही। तो ऐसा चांस बन सकता है कि देखिए चाइना की जो करेंसी है वो शायद 2014 में ही तो ऐड हुई है, उसमें बहुत रीसेंट फिनोमेना है, आई एम नॉट श्योर कि जो 2014 करेक्ट ईयर है, पर इसी तरह से तो हो पाई क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ ट्रेड्स चाइनीज करेंसी में करने शुरू कर दिए। अब जैसे इंडियन करेंसी में अगर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी सी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो हम इस चीज के स्ट्रॉन्ग कंटेंटर बन जाएंगे कि हाँ जी बिल्कुल हमारी करेंसी भी वही एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट डिजर्व करती है जो बाकी फॉरेन करेंसीज को मिलती है, एंड दैट वुड बी वेरी नाइस। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आई थी तब से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 11-12 साल से भी ज़्यादा से अब ये चीज़ें चल रही हैं कि हमें इंडियन करेंसी को, मतलब रुपी को, एक इंटरनेशनल स्तर पे एक इज्जत दिलवानी है, उसको एक ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी दिलवानी है। सो दिस कैन बी मेजर इन दैट डायरेक्शन। लेट्स सी हाउ मच विल इट बी सक्सेसफुल, ओके। अब देखिए जिस 2013 की जजमेंट की मैं बात कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम रीविजिट करेंगे अपनी 2013 की वर्डिक्ट को जो हमने पोल प्रोमिसेस पे दिए थे। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा आप, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, ये मैं आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ,
सारे मैंने एस्पेक्ट्स तो नहीं किए हैं अपने 11 अगस्त की वीडियो में, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह किया था। तो आपको बहुत अच्छे से पता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस लिखी हुई है कि किन तरह की प्रैक्टिसेस अगर की जाए एक पर्टिकुलर कैंडिडेट द्वारा तो उनको करप्ट प्रैक्टिसेस कहा जाता है, राइट। तो अब हम थोड़ा सा इसका कर्सरी रीडिंग दे देते हैं, मैं आपको फिर एक दो एडिशनल पॉइंट्स बताऊंगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वेंसडे को कि हम एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 3 जज बेंच जो रिकंसिडर करेगा हमारी 2013 में दी गई जजमेंट को, जिसमें हमने क्या होल्ड किया था, अपहेल्ड किया था, क्या किया था कि जो प्री पोल प्रोमिसेस है, मतलब जो इलेक्शन कैंपेनिंग द्वारा जो वोटिंग से पहले दिए जाते हैं, कैंपेनिंग में प्रोमिसेस दिए जाते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, वो एक करप्ट प्रैक्टिस नहीं हो सकती रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट में, है ना। अब देखिए, लेकिन आप फ्रीबीज के बारे में तो इतना कुछ कह रहे हो, उस टाइम पे आपने कहा था ये करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती, तो इसीलिए इसे रिविजिट करना बहुत जरूरी है। आप केस का नाम नोट कर लीजिए, क्या है, द एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जजमेंट। इसमें क्या हुआ था, डीएमके, आपको पता है डीएमके जिनके मिस्टर स्टालिन जहां से सीएम है, मतलब जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं, तो डीएमके के ये मैं उस केस की आपको प्रमाइस बता रही हूँ। डीएमके ने उस टाइम पे प्री इलेक्शन प्रॉमिस किया था कि इलेक्शन से पहले, मतलब प्रॉमिस किया था अपने कैंपेनिंग दौरान कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कलर टेलीविजन सेट्स पुअर हाउस होल्ड को तमिलनाडु में अगर वो वोट देके आ गई। तो देखिए डीएमके किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट ने नहीं ये किया था, आप समझ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट ने नहीं प्रॉमिस किया था कि हम आपको टीवी बांटेंगे या डोमिनोज पिज्जा बांटेंगे, डोमिनोज का ये सब अगर ऐसा कुछ तो कैंडिडेट करता तो वो एक करप्ट प्रैक्टिस हो सकती थी। लेकिन ये क्योंकि पूरी डीएमके एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट का रीजन था ये देने का कि वो एक करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, वो ये था कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया है ये कमिट, है ना। तो ये एक किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट ने नहीं किया, इसलिए ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं हो सकती, एक फ्री गिफ्ट के उसमें नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो देखिए अब क्या कहना है, ये जो बालाजी जजमेंट है ना, जो किसके द्वारा दी गई थी, एक 2 जज बेंच। देखिए जब भी एक चीज को ओवर रूल करना हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 जज बेंच ने ये वर्डिक्ट दी थी उस टाइम पे 2013 में, तो अब इसको रिविजिट करने के लिए 3 जज बेंच बैठ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक वो बढ़ाना पड़ता है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मतलब अब क्या हुआ, जब चीफ जस्टिस एन वी रमन जी को बताया गया कहीं एडवोकेट द्वारा जो उस टाइम पे भी प्रेजेंट थे, जो डीएमके के खिलाफ एडवोकेट ने केस डाला होगा ना, तो उन एडवोकेट ने उनको बोला देखिए एक डायकॉटमी नहीं आप मेंटेन कर सकते बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ कैंडिडेट, आप समझ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट डिफरेंट नहीं है। कैंडिडेट तो वही प्रॉमिस करेगा ना जो उसकी पार्टी प्रॉमिस करेगा, आप समझ रहे हो ना, कैंडिडेट तो वही बोलता है जो उसकी हाई कमांड होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो दैट वे पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट आर वन एंड द सेम थिंग। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जहाँ तक बात रही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है कि जो कैंपेन का अपर लिमिट है कि कितना आप खर्चा कर सकते हो, वो पर कैंडिडेट होती है ना, पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, इसलिए करप्ट प्रैक्टिसेस भी पर कैंडिडेट होती हैं, पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। तो इसीलिए ये पूरा उस टाइम पे 2013 का जजमेंट था वो इस पे प्रमाइज था। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब देखिए ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मैं इस न्यूज़ का आपके साथ डिस्कशन, देखिए जितने भी हम क्वेश्चंस देखते हैं कभी कहीं भी एग्जाम में आते हैं या कभी भी, उसका जो पीछे बैकग्राउंड है ना वो हमेशा पॉलिटिकल होता है, हमेशा। दो आप पॉलिटिकल नहीं हो सकते किसी चीज को आंसर करते हुए, कभी भी नहीं, ना ही एक एनालिसिस में पॉलिटिकल हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रेमाइस हमेशा पॉलिटिकल होगा। जैसे फ्री मीडिया एक हॉट टॉपिक क्यों है पिछले 1-2 साल से, क्योंकि बहुत कुछ पॉलिटिकल चल रहा है। आपको पता है कि बहुत सारे एलिगेशंस हैं कि मीडिया बिकी हुई है, बहुत सारी ऐसी चीजें आप आए दिन पढ़ते रहते हैं, तो इसीलिए फ्री मीडिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आप शायद उसमें कुछ पॉलिटिकल नहीं लिख सकते, लेकिन उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। तो वैसे ही जो अडानी है उन्होंने बिड किया है एनडीटीवी के लिए। एनडीटीवी के जो शेयर्स हैं, देखिए अगर मैं एनडीटीवी की बात करूं, आपको पता है प्रणय रॉय और उनकी वाइफ, आई डू नॉट रिमेंबर, प्रणय रॉय के पास शायद 15% शेयर्स हैं, फिर उनकी वाइफ या सिस्टर, आई डू नॉट नो बिकॉज देयर इज सम रॉय, अनदर रॉय इन दैट, वो भी उनके पास 15-16% शेयर्स हैं। फिर कुछ शेयर्स हैं
किसी पर्टिकुलर इंसान के पास और थे, किसी और पर्टिकुलर एंटिटी के पास, उसके पास काफ़ी ज़्यादा शेयर्स थे, आई थिंक 20s में शेयर थे, 20%, 23% ऐसा कुछ शेयर था। तो उन्होंने अपना जो शेयर है वो बिना कंसल्ट किए प्रणय रॉय और उनकी वाइफ वगैरह से बेच दिया है अडानी जी को। आप समझ रहे हैं? अब देखिए, आप इनको ओवररूल इस केस पे तब दर्ज कर सकते हैं जब आप उतने शेयर्स को खरीदने लायक हैं। तो प्रणय रॉय वगैरह, जो डॉक्टर प्रणय रॉय वगैरह है, वो सिर्फ तभी अपनी उसको बचा सकते हैं, अपनी फ्री मीडिया वाली चीज को, अगर वो उतने पैसे देने लायक, 800 करोड़ अराउंड अमाउंट है उतने शेयर्स का जो जिन्होंने बिना कंसल्ट किए इनसे बेच दिया, उतना अगर उनके पास अमाउंट है, जो शायद नहीं है, तो इसका मतलब मिस्टर अडानी की आपको इंटरफेरेंस अब एनडीटीवी में भी देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, अब देखिए, मैं इससे पहले कि किसी और आर्टिकल को डिस्कस करूं, मैं ये आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आया है। अब मैं आपसे जो भी कहूँ, जो भी बताऊँ, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? ओके, सो पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई विल स्पीक। ओके, देखिए क्या हुआ है कि थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि थर्सडे यानी कि आज, देखते हैं कि आज क्या डिसीजन आएगा, तो फिर मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो उन्होंने ये कहा है कि थर्सडे को हम डिस्कस करेंगे, हम रिव्यू करेंगे एक ओपन कोर्ट के माध्यम से अपनी पहली जजमेंट, जिसमें हमने अपहोल्ड किया है की प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, तो ये सब उन्होंने कहा है। अब कौन है, ये जो जजमेंट दी गई थी वो 3 जज बेंच, मैं आपको भी सब कुछ समझाऊंगी, डू नॉट वरी, मैं बस एक कर्सरी रीडिंग दे रही हूँ, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। तो ये जो है जजमेंट जिनके द्वारा दी गई थी वो एक 3 जज बेंच था, जिसमें जस्टिस AM खनविलकर, जो अब रिटायर हो चुके हैं, आपने अभी देखा होगा 1-2 दिन पहले ही काफ़ी उनकी रिटायरमेंट पार्टी की वीडियोस भी आई थी, और दिनेश महेश्वरी और CT रवि कुमार जी। तो इन्होंने मतलब जब उस टाइम पे उन्होंने जब ये रूलिंग दी थी, तब भी उन्होंने रूलिंग इसलिए दी थी क्योंकि 240 पिटिशंस थी जो उसको PMLA को चैलेंज कर रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग वाले एक्ट को, तो इसीलिए उन्होंने फिर वो दी थी वर्डिक्ट। ओके, अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको सबसे पहले तो ये समझाना है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मैंने पहले भी समझाया है, बट बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट आई विल रिइटरेट फर्दर। ओके, अब देखिए क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी such as drug trafficking, terrorist funding appear to have come from a legitimate source। मतलब क्या करना होता है कि एक डर्टी मनी को जो किसी इलेजिटिमेट या इलीगल सोर्स से आया है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग या किसी भी और ऐसे माध्यम से, उसको ऐसा प्रेजेंट करना फिनेंशियल सिस्टम में कि वो एक क्लीन मनी है। सो द कन्वर्जन ऑफ डर्टी मनी इनटू क्लीन मनी इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, तो ये इस प्रोसेस में 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज प्लेसमेंट, सेकेंड इज लेयरिंग, third is integration, PLI। now I will explain these 3 processes एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, प्लेसमेंट क्या होता है, when the crime money is actually injected into the formal financial system। ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेज है, यहाँ पे आपके पकड़े जाने के चांसेस, भनक भी लग गई ना अगर फिनेंशियल अथॉरिटीज को, तो आपके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो क्राइम मनी है, जो इलीगल मनी है, वो हमारे फॉर्मल फिनेंशियल सिस्टम में आती है। एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल को फॉलो करिएगा। एग्जाम्पल कि एक टेररिस्ट फंडिंग है, वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गई, ठीक है, अब बहुत भारी भरकम रकम आई है, तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है ऑब्वियसली फिनेंशियल अथॉरिटीज जो है, उनको भनक लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर सेकंड स्टेज आती है लेयरिंग, क्योंकि हमें तो पता नहीं लगने देना, तो सेकंड स्टेज है लेयरिंग। नाउ द मनी इंजेक्टेड इज लेयर्ड एंड स्प्रेड ओवर वेरियस ट्रांजैक्शंस टू ऑब्फस्केट द टेंटेड ओरिजिन ऑफ द मनी। मतलब जो पैसा आया है, मैं उससे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर लूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि इसका जो टेंटेड ओरिजिन है, गलत ओरिजिन है, वो ना पता चल पाए। मैं क्या करूंगी, टेररिस्ट फंडिंग से मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया बहुत सारा, अब मैं उस आए हुए पैसे से बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लूंगी, बाहर की कंट्रीज में बॉन्ड्स खरीद लूंगी, शेल कंपनीज में इन्वेस्ट कर दूंगी, पनामा में, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी बाय कर लूंगी। ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में फैला दिया अपने उस आए हुए पैसे को। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझा रही हूँ, ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और बहुत ही डेंजरस प्रोसेस भी है। थर्ड स्टेप जो होता है, फिर आता है इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इज
the actual process is all about. Now the money enters the financial system in such a way that the original association with the crime is completely wiped out. ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें आप एक डर्टी मनी को प्रॉपरली क्लीन मनी में कन्वर्ट करते हैं। आप कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर ली थी अपने आए हुए पैसे से, है ना, लेयरिंग के स्टेज पे। तो हम क्या करेंगे, उसमें से मैंने क्या कहा था कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली थी, यहाँ पे एक घर खरीद लिया था, अपनी ही कंट्री में खरीद लिया था। फिर मैं क्या करूंगी, मैं उस घर को बेच दूंगी किसी को, ठीक है। अब मैं जब किसी को बेचूंगी तो उससे जो पैसा आया है, मैं उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूंगी, ठीक है। अब वो तो लेजिटिमेट बन गया। आप समझ रहे हैं कि कैसे मैंने इलेजिटिमेट मनी को लेजिटिमेट दिखा दिया फिनेंशियल। अब देखिए, प्रॉपर्टी बेच के पैसा आना तो बिल्कुल सही है ना, लीगल सोर्स है, वो तो इलीगल बचा ही नहीं, टेंटेड ओरिजिन तो बिल्कुल वाइप आउट हो गया, है ना। सो दिस इज हाउ द एंटायर मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस एक्चुअली हैपेंस। ओके, अगर हम बात करें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, जिसकी आए थे हम बात सुनते रहते हैं, ईडी रेड संजय राउत पे पड़ी, ईडी रेड पड़ी, ईडी ने समन किया मिसेस गांधी को, सोनिया गांधी को, फिर राहुल गांधी को, बहुत कुछ हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो देखिए, ईडी है क्या? जो पीएमएलए 2002 जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो ही ईडी को एम्पावर करता है। ऐसा नहीं है कि एस्टैब्लिश हो करता है, एम्पावर करता है कि वो कंडक्ट कर सकती है एक मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन को। अगर हम ईडी की बात करें, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। ये डिपार्टमेंट किसका डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 मई 1956 में, लेकिन इसको एस्टैब्लिश एक डायरेक्टरेट के फॉर्म में नहीं किया गया था, एक एनफोर्समेंट यूनिट के फॉर्म में बनाया गया था इसे, जो उस टाइम पे उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था। अभी तो मैंने बताया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, उस टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आया करता था, ठीक है। और किस माध्यम से इसको बनाया गया था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, ठीक है। फेरा, अगर आपको पता है, अभी तो हम फेमा पढ़ते हैं, पर उस टाइम पे फेरा वो था इन फोर्स, ठीक है। फिर 1957 में, 56 में तो एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन 57 में इसको रीनेम कर दिया गया एज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब देखिए, अगर हम बेसिक प्रोसीजर उसकी बात करें, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है ईडी का, तो उसे 2 लॉज बेसिकली अप्लाई करने होते हैं, एनफोर्स करने होते हैं, उसके तहत इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करनी होती है। पहला एक्ट तो हमें पता है, पीएमएलए 2002, दूसरा एक्ट है फेमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो मैंने बताया फेरा को रिप्लेस करके आया था, ठीक है। अब हम देखते हैं इस केस के बारे में, यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ये जो जजमेंट जो मैंने बताया, जो 3 जज बेंच ने दी थी, जिसको अब रिव्यू किया जाएगा, मैं आपको सब बताऊंगी रिव्यू पिटीशन का क्या प्रोसीजर है, क्या ओपन कोर्ट्स होते हैं, डू नॉट वरी। तो इस केस का नाम जो उस टाइम पे जुलाई 27 को दिया गया था, उसका नाम था विजय मदन लाल चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओके। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किए थे की प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए, जो हमारी जो करंट सेंट्रल रजीम है, कुछ उन्होंने अमेंडमेंट्स की थी 2019 में, उन्होंने कहा था जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट बिल्कुल कड़े स्टेप्स लेंगे। हम फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक मेंबर है, हमारी और भी नारकोटिक्स एंड ड्रग्स, ये जो है एंटी नारकोटिक्स एंड ड्रग्स जो कन्वेंशन है, उसमें भी हमारी कमिटमेंट है। तो एक इंटरनेशनल क्राइम है जिसमें किसी भी तरह की वो नहीं बरती जा सकती, ढील नहीं बरती जा सकती, इसलिए जो सेंट्रल ने डिसीजन दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने अपहोल्ड किया था, और ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की दी गई हर आर्ग्यूमेंट पे बिल्कुल मान ही गए थे कि हाँ, जिस भी पिटिशनर्स ने, जैसे मैंने बताया 240 पिटिशनर्स थे, उन्होंने कहा था कि पीएमएलए का जो प्रोविजंस हमारी करंट सरकार ने किया है वो गलत है। तो उन्होंने कहा था नहीं, हर एक उस पे उन्होंने कहा था, हर एक चैलेंज पे उन्होंने कहा था नहीं, इस जगह भी सरकार सही है, इस जगह भी सरकार सही है, इस जगह भी सरकार सही है, और उसका कुछ अलग ही पता नहीं वो दिए थे, रीजंस दिए थे। और आपको पता है, इट इज बिन वाइडली क्रिटिसाइज्ड, बहुत क्रिटिसिज्म मैंने प्रताप बानू मेहता का, जो उन्होंने पूरी स्टोरी के फॉर्म में डिस्कस किया था, सब कुछ डिस्कस किया है आपके साथ। ठीक है, अब हमें सबसे पहले देखना है कि एक जजमेंट को रिव्यू कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनवी रमन जी ने, हाँ मैंने आपको बताया था कि 3 जज जो बेंच था, है ना, अब उसमें से मैंने आपको बताया जो खनविलकर जी हैं वो तो रिटायर हो गए हैं, तो उनकी जगह अब एनवी रमन जी ही सुनेंगे, ठीक है। जो रिव्यू पिटिशन आज जो सुनी जा रही है,
वो उसमें एन.वी. रमन जी हैं रिप्लेस किया जिन्होंने खनविलकर जी को। तो अब सबसे पहले तो हमें जानना है, जैसे मैंने बताया ये एक ओपन कोर्ट के माध्यम से सुना जाएगा, तो हमें सबसे पहले जानना है कि एक ओपन कोर्ट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ओपन कोर्ट का प्रोविजन क्या प्रोवाइड करता है, कौन सा कोड प्रोवाइड करता है, कौन सा लॉ प्रोवाइड करता है। देखिए, अगर हम बात करें सेक्शन 153B ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एंड सेक्शन 327 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये क्या कहते हैं, पब्लिक एक्सेस के बारे में बात करते हैं कि जिस भी तरह की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट वे में होनी चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए what actually goes on in the court, and that is exactly how the open court का principle comes in। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको और पता होनी चाहिए वो ये है कि ये एक इंग्लिश प्रिंसिपल है। ओके, जबकि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हमने तो जो अपना सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारी इंडियन जुडिशरी है वो तो अमेरिकन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये भी होगा अमेरिकन ही, लेकिन नहीं, ये एक इंग्लिश प्रिंसिपल है, यानी हमने ब्रिटेन से लिया है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है ओपन कोर्ट होते क्या है। देखिए, ओपन कोर्ट का जो प्रिंसिपल है वो बस यही प्रिजम्पटिवली ये कहता है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो ओपन होनी चाहिए, एक्सेसिबल टू पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक या फिर मीडिया, है ना। तो इसमें बेसिकली एक नॉर्मल कोर्ट ही होता है जहाँ पे जितनी भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट की चल रही हैं, तो उसमें मतलब क्या है ना, ईच एंड एवरी पर्सन इज अलाउड टू वॉच द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, जहाँ तक मतलब कोर्ट में बिठाने की क्षमता है। आप देखते हैं ना ये जो बॉलीवुड में जिस तरह का, वैसे तो ऐसा ड्रामा कभी कोर्ट में होता ही नहीं, बट स्टिल मतलब उस तरह से कोई भी आके सुन सकता है। ये ओपन कोर्ट का वो आइडिया है, लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं कि आप थर्ड पार्टी को नहीं इन्वॉल्व कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्रिमिनल केसेस जैसे रेप, है ना, इट इज़ डेफिनेटली नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी एंड मॉडेस्टी ऑफ द विक्टिम, राइट। तो उस केसेस में अगर हम ओपन कोर्ट की बात भी करें तो ओपन कोर्ट ठीक है, होना चाहिए ओपन कोर्ट उस केस में, लेकिन कैमरा के उसमें कोई पार्टीज नहीं होंगी, मतलब सबको वेकेट करने के लिए बोला जाएगा। एक क्लोज रूम होगा जहाँ पे पब्लिक का बैठने का कोई ऐसा नहीं प्रोविजन हो सकता, या फिर फालतू के जो एडवोकेट्स वहाँ आए हैं केस की नोटिंग्स लेने वो भी नहीं आ सकते। तो सिर्फ और सिर्फ कैमरा में उसकी वो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाती है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ओपन कोर्ट से के रिलेशन में जो पता होनी चाहिए वो ये है कि 2014 में, ये सब कुछ यहाँ नहीं लिखा, इसीलिए मैं कह रही हूँ, सिंस यू हैव मी विद यू, प्लीज़ आप इस चीज़ का बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाएं, आप सब कुछ सुने और जाने, ठीक है। एक 2014 में एक केस था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी डेथ पेनल्टी के केसेस होंगे, जितने भी फांसी की सज़ा जिसमें दी गई है, और उन्होंने अगर बाय चांस रिव्यू पिटिशन के लिए डाला है उसको या कुछ भी डाला है, उन तरह के केसेस हमेशा ओपन कोर्ट में सुने जाएंगे। और ओपन कोर्ट भी एक बेंच जिसमें कम से कम 3 जजेस होंगे, बाय अ बेंच ऑफ 3 जजेस, उससे कम नहीं हो सकते। कम से कम क्या, इनफैक्ट हमेशा हर केस में, डेथ पेनल्टी के केस में एक ओपन कोर्ट होता है जिसमें 3 जजेस बेंच होता है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोली गई बात है, तो इसीलिए इट बिकम्स अ वर्ड ऑफ अथॉरिटी फॉर यू। ओके, अगर हम बात करें कि, चलिए हम पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होती है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होती है। मतलब वो फाइनल होती है, वो बाइंडिंग होती है इन द सेंस अगर बाय चांस उसको सब लागू करेंगे, सरकार लागू करेगी, उससे नीचे जितने कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट लागू करेगा, लोकल कोर्ट्स लागू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लागू करेंगे, सब। इट इज़ लाइक अ बाइंडिंग फोर्स, और उस केस को बार बार कोर्ट भी किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट कोई दी है और अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस तरह से उस रिलेशन में कोई एक केस चल रहा है, तो कहेंगे देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए हम ये डिसीजन दे रहे हैं। तो इट दैट वे इट बिकम्स द वर्ड ऑफ अथॉरिटी एंड बाइंडिंग। ओके, और लेकिन फाइनल और बाइंडिंग होने के बावजूद, अब देखिए इसमें भी कुछ है जो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 137 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ग्रांट करता है सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी पावर कि वो अपने जजमेंट को या फिर अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए, एक है ये सब कुछ यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आप सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं, है ना। 1966 में सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए गए थे जो ये कहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है,
रूल्स तो नहीं लिखे, पर उन्होंने ये कहा है कि एक रिव्यू पिटिशन जो है उन रूल्स के तहत वो हमेशा 30 डेज ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट के विद इन ही फाइल किया जाना चाहिए। मतलब अगर जुलाई 27 को ये जजमेंट आई थी तो जुलाई 27 से जब 30 दिन पूरे होने से पहले पहले एक रिव्यू पिटिशन फाइल करनी पड़ी होगी, ठीक है, और उन्होंने की, ठीक है। तो लेकिन अब इन्होंने ये कहा है एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ डेथ पेनल्टी रिव्यू पिटिशंस आर हर्ड थ्रू सर्कुलेशन बाय जजेस इन देयर चेंबर्स एंड नॉट इन एन ओपन कोर्ट। देखिए जब भी रिव्यू पिटिशन डाली जाती है, यही सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी कहते हैं कि जब भी रिव्यू पिटिशन डाली जाएगी तो वो हमेशा लॉयर्स का होंगे, जो लॉयर फॉर एग्जांपल कोई रिव्यू पिटिशन के लिए फाइल कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, रिटन सबमिशंस देंगे। ओरल आर्ग्यूमेंट्स नहीं अलाउड होती। आप अपना ऐसे जैसे ड्रामा दिखाते हैं ना बॉलीवुड में, ऐसा नहीं होता। ओरल आर्ग्यूमेंट्स आप रिव्यू पिटिशन में नहीं डाल सकते, आप बस रिटन में दे दीजिए अपना केस पूरा, क्रिएट योर केस एंड प्रेजेंट इट टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जितने भी जजेस हैं जिन्होंने मतलब उस टाइम पे अपना ऑर्डर दिया था, फिर उन जजेस में सर्कुलेट किया जाएगा, उन्हीं जजेस में, एग्जैक्टली उन्हीं जजेस में सर्कुलेट किया जाएगा। फिर वो देखेंगे ये केस है भी सुनने लायक इस पे, ठीक है। अगर सुनने लायक होगा तो फिर वो ऑर्डर नोटिस भेजेंगे कि जी हाँ बिल्कुल, फिर अब हम ओपन कोर्ट शायद इसको कर सकते हैं, वरना तो वो शायद रिटर्न ही वो भी रिप्लाई भेज देते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली दिस प्रोसेस इज डन। लेकिन एन वी रमन जी ने क्या कहा है, आई कैन एक्चुअली नेवर स्पीक इनफ अबाउट एन वी रमन जी, क्योंकि उन्होंने कई डिसीजन सच में ऐसे दिए हैं जो काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि जब रिव्यू पिटिशन में ओपन कोर्ट ऐसे अलाउ ही नहीं है फर्स्ट इंस्टेंस में, लेकिन उन्होंने वो दिया कि ओपन कोर्ट में इसकी रिव्यू पिटिशन दी जाएगी। उन्होंने पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिव्यू पिटिशन डायरेक्टली ओपन कोर्ट के द्वारा सुनी जाएगी। और इनफैक्ट जब मैंने यहाँ पे बताया कि जो ओरल आर्ग्यूमेंट्स है वो अलाउ ही नहीं होते, है ना, लेकिन उन्होंने कहा है कि ओरल आर्ग्यूमेंट्स भी आप ओरल सबमिशंस भी कर सकते हो अपनी, क्योंकि ये केस इतना सेंसिटिव है, इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो यू गेट माई पॉइंट राइट। एन वी रमन जी ही वो हैं जिन्होंने पहली बार ऐसा डिसीजन लिया कि 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस एक बारी में उन्होंने रिक्रूट करवाए। फिर उसमें से एक बीवी नागरत्ना जी, जो हमारी शायद आने वाले टाइम में फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। देखिए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन ये कितनी शर्म वाली बात है कि आज तक एक विमेन चीफ जस्टिस ही नहीं बनी। तो दैट वे आई स्पीक हाईली ऑफ द सुप्रीम कोर्ट CJI। अगर बात की जाए हाँ देखिए यही यहाँ पे लिखा है, जो जजेस उन्होंने उस टाइम पे वर्डिक्ट पास की थी वही रिव्यू पिटिशन को भी देखेंगे। तो लेकिन क्योंकि खनविलकर जी जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह इसलिए बस दोनों बाकी वही रहेंगे, पर जो हमारे एन वी रमन जी हैं वो उनकी प्लेस लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें यही चीज़ लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही रेयरली एंटरटेन करती है, पहली बात तो रिव्यू पिटिशन अपनी रूलिंग्स की बहुत ही, और उसमें भी बिल्कुल जैसे नैरो ग्राउंड होते हैं, बहुत ही कम गुंजाइश होती है कि आप एक रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट उसे एंटरटेन करेगी। जैसे उसमें ऐसा होना चाहिए कि डेफिनेटली कोई एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, ऐसा कोई ग्रेव एरर हो गया है ना, कुछ ही अ मिस्टेक विच इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब बिल्कुल ही जिस केस को रेफर करके शायद सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दी हो या वर्डिक्ट दी हो, वो केस ही फ्लॉड है, बिल्कुल ऐसा कुछ हो गया। रिलाइंग जो रिलाई कर रहे थे जिस केस में वो ही इनवैलिड है, कुछ ऐसा पता चल गया। तो इन केसेस में ही बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो रिव्यू पिटिशन सुनी जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो अगर आपको कुछ और रिव्यू पिटिशन के बारे में जो जानना है, मैं वो आपको ये भी बता देती हूँ। रिव्यू पिटिशन जो है देखिए रिव्यू पिटिशन से मुझे याद है, मुझे क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में भी आपको बताना है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें और बतानी है आपको जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए कौन से सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, 3 ग्राउंड्स होते हैं जिसके केस पे एक जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्सेप्ट कर सकती है रिव्यू पिटिशन को, और यही 3 ग्राउंड हैं। तो पहला ग्राउंड ये है कि बाय चांस ऐसा हो गया कि जब केस का वो जो ऑर्डर दिया गया था या फिर डिक्री दी गई थी या वर्डिक्ट आई थी, तब तो नहीं पता था, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है तो आते हुए कुछ ऐसा डिस्कवर हो गया है जो नया है, कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल गया जो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो केस ही बिल्कुल पलट गया, है ना। तो कुछ ऐसी नॉलेज नहीं आ गई है जो उस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं की गई थी, वो एविडेंस उस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं किया गया जब वो केस का जजमेंट आई थी, लेकिन आज है। तो इस केस में आप रिव्यू पिटिशन को फाइल कर सकते हो। दूसरा ग्राउंड ये है कि कोई मिस्टेक हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जैसे मैंने अभी पढ़ा, तो वैसे ही तरह की कोई बिल्कुल एरर विच इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, कोई इस तरह की मिस्टेक हो गई है, तो उस केस में भी सुना जा सकता है। तीसरा है एनी अदर सफिशिएंट रीजन,
एनी अदर सफिशिएंट रीजन पता है कौन डिटरमाइन करता है? खुद सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में हाथ में होता है, तो ऐसे तो बिल्कुल वाइड हो जाता है। ये 3 ग्राउंड मतलब इनफाइनाइट ग्राउंड्स हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है, देखिए जैसे क्या हुआ कि अगर रिव्यू पिटिशन है, रिव्यू पिटिशन डाली है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी, क्योंकि तो आपको पता है कि ओपन कोर्ट नहीं होता, वो सर्कुलेट करते हैं चेंबर में, क्लोज्ड उसमें, है ना। तो उन्होंने आपस में बात की, उन्होंने डिसमिस कर दिया, ये तो सुनना लायक भी नहीं है, रिव्यू पिटिशन क्या बकवास है। ठीक है, तो फिर उन्होंने डिसमिस कर दी, लेकिन अब वो जो पार्टी इन्वॉल्व है वो सच में समझती है कि उसके साथ नहीं कुछ जस्टिस हो रहा, तो फिर अब तो रिव्यू पिटिशन तो फाइनल है, रिव्यू पिटिशन के बाद तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो देखिए ऐसा ही केस एक बारी हुआ था 2002 में। 2002 में क्या हुआ था, एक बहुत फेमस केस है हुर्रा वर्सेस हुर्रा। मतलब ये एक मैट्रिमोनियल केस था, एक डिवोर्स रिलेटेड केस था, जिसमें रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, इनके बीच में एक केस था। तब एक नया कॉन्सेप्ट आया था क्यूरेटिव पिटिशन का, क्योंकि जब केस की वर्डिक्ट आई तो फिर वो कुछ और थी, फिर उसके बाद रिव्यू पिटिशन भी फाइल हो गई। रिव्यू पिटिशन के बाद तो फिर उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 32 के तहत जो रिट पिटिशन अलाउ करती है, इन्होंने वो फाइल किया कि हमें मतलब अभी भी वो है कि हमें कॉम्पनसेशन नहीं मिला, अपना जो मिलना चाहिए था, वी हैवंट येट गॉटन द रिलीफ, है ना। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिट पिटिशन तो सही माध्यम ही नहीं है, आप डाल ही नहीं सकते रिव्यू पिटिशन, तो रिव्यू पिटिशन के बाद रिट पिटिशन, तो क्या किया जाए इसके लिए। लेकिन उनका केस भी सही लग रहा था, तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट को डिवाइस किया गया जिसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटिशन। इट इज द लास्ट चांस अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द compensation of injustice in the court after the review petition is dismissed or has been exhausted। देखिए एक स्टेटमेंट है जो एक्सट्रीम है पर ट्रू है कि इट कैन बी फाइल्ड ओनली एंड ओनली आफ्टर अ रिव्यू पिटिशन हैज बीन डिसमिस्ड। अब देखिए ये कौन सा, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं तो वैसे तो इसकी स्टेटमेंट मैं यही कहूँगी कि अगर जो क्यूरेटिव पिटिशन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आर्टिकल 137 से ही आता है। ठीक है, आर्टिकल 137 से ही आता है, लेकिन डिफरेंस रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन में सिर्फ इतना है कि रिव्यू पिटिशन इनहेरेंटली प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो क्यूरेटिव पिटिशन है वो एक इंटरप्रिटेशन है सिर्फ आर्टिकल 137 की। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है, पर आई थिंक आई हैव मेड माई केस क्लियर विद यू। ओके, अब देखिए जैसे जो इन्होंने किसने ये रिव्यू पिटिशन डाली है, कांग्रेस के एमपी हैं कार्ति चिदम्बरम जी, पी चिदम्बरम जी के बेटे हैं उन्होंने ये पिटिशन डाली है इसके अगेंस्ट, और उन्होंने कुछ कुछ ग्राउंड्स लिखे हैं जिसके बेसिस पे ये रिव्यू किया जाना चाहिए। अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड एज मनी बिल्स। देखिए ये मैंने जब पीएमएलए डिस्कस किया था तब भी आपके साथ डिस्कस किया था, है ना, और अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि मनी बिल्स, जो मनी बिल होता है आर्टिकल 110 है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कुछ ग्राउंड्स डिस्कस करता है, राइट, कुछ ग्राउंड्स डिस्कस करता है कि इन बेस अगर इन तरह के वो मीट करता है क्राइटेरिया तो एक बिल को मनी बिल कहा जा सकता है। लेकिन देखिए क्या हुआ था जब ये पीएमएलए में अमेंडमेंट्स की गई थी, देखिए जो बवाल हो रहा है ना वो पीएमएलए पे नहीं, उसमें जो अमेंडमेंट्स लाई हैं इस सरकार ने 2015 में, फिर 2016 में, फिर 2018 में, फिर 2019 में। ठीक है, ये जो फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें बेल के ऊपर लाई गई और सारे ऑफेंसेस ऐड कर दिए स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस में, है ना। तो ये जब लाया गया फिनेंस एक्ट के थ्रू, है ना, बार बार फिनेंस एक्ट के थ्रू, तो पिटिशनर का ये कहना है कि वो मनी बिल ही नहीं है पहली बात तो जब कोर्ट ने अग्री किया इसको वैलिड बताते हुए, जब अपने जुलाई 27 को, पिटिशनर का ये कहना है उनको, आपको तो डिसाइड ही नहीं करना चाहिए, है ना, आपको तो डिसाइड ही नहीं करना चाहिए था, उस जजमेंट पे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी क्या है ना, मनी बिल क्या क्वालिफाई कर सकता है एज अ मनी बिल, इस पे ऑलरेडी केस पेंडिंग है, द मैटर इज सब जुडाइज। कैसे, क्योंकि एक एक 7 जज बेंच इसके लिए एलोकेट, मतलब एलोकेट तो ही नहीं हुआ, अभी नहीं बताया कि कौन कौन मेंबर्स होंगे इस 7 जज बेंच के, लेकिन बोला गया है कि एक 7 जज बेंच बिठाया जाएगा जो ये बताएगा कि क्या क्वालिफिकेशन होती है एक बिल की, ताकि वो मनी बिल कहलाया जाए। तो पिटिशनर का ये कहना, जब अभी तक उस केस में कुछ हुआ ही नहीं, यही नहीं डिसाइड हुआ कि मनी बिल क्वालिफाई करता है, तो फिर आपने वैलिड कैसे बोल दिया, मतलब आपने कैसे वैलिड बोल दिया कि पीएमएलए में जो अमेंडमेंट चाहिए वो सही हुई हैं। तो अब आपको मैं बता दूं, ये जो मनी बिल की जो बात चल रही है ना, ये क्यों
सुप्रीम कोर्ट का 7 जज बेंच बैठता है, क्योंकि आपको पता है जो आधार एक्ट है, आधार एक्ट भी आया गया था उस टाइम पे, बड़ा बवाल हुआ था जब आधार एक्ट मनी बिल के रूट से लाया गया था, है ना। तो मनी बिल का जब रूट से लाया गया था तो कहा गया था कि ये प्रिवेसी के खिलाफ है, बहुत कुछ हुआ था। ऐसे ही आधार बिल और ऐसे ही ट्राइब्यूनल मेंबर्स के जो सर्विस कंडीशंस थी उसमें भी जो अमेंडमेंट हुई थी, बहुत रीसेंट है ये, तो वो भी मनी बिल के रूट से लाया गया था। तो उस इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि एक इस पे लार्जर बेंच बैठेगा। तो फिर अब देखिए दूसरा ग्राउंड क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए। देखिए जो सेक्शन 3 है पीएमएलए का, वो डिफाइन करता है उन तरह के ऑफेंसेस जो पनिशेबल हैं। आपको पता है ना, अब जितने भी ऑफेंसेस पीएमएलए ऑफेंसेस हैं वो सारे कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बन जाते हैं। मतलब बेल तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है, और कॉग्निजेबल मतलब बिना वारंट के आपको अरेस्ट करने आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी डेंजरस और ड्रैकोनियन है वैसे ये प्रोविजन, क्योंकि इसमें क्या है, अभी जो सेक्शन 3 है वो क्या कहता है कि whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime and projecting it as tainted property shall be guilty of offense of money laundering। देखिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जब मैंने ये पूरा अभी जो सेंटेंस पढ़ा, यहाँ पे एंड पढ़ा मैंने, एंड प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। देखिए पीएमएलए में अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली जाए, यहाँ पे एंड लिखा है, राइट, एंड लिखा है ना। तो आपको मनी लॉन्ड्रर डिक्लेयर करने के लिए अगर इसकी सही हम इंटरप्रिटेशन करें तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसी इलीगल प्रॉपर्टी वगैरह है और आप ऐसी इलीगल प्रॉपर्टी को दिखाना भी चाहते हो कि ये लीगल प्रॉपर्टी है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में हमें क्लीन मनी, डर्टी मनी को क्लीन मनी दिखा देते हैं फाइनेंशियल अथॉरिटी के सामने, है ना, तो तभी जाके मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे इंटरप्रेट किया, इस एंड की जगह और इंटरप्रेट कर लिया। मतलब आपके पास कोई इलीगल प्रॉपर्टी है या फिर आप उसको मतलब वो दिखा रहे हो, मतलब या फिर आप उसको क्लीन मनी करके दिखा रहे हो। तो बाई चांस आपके पास एक इलीगल प्रॉपर्टी है जो बाय मेनी मीन्स वो इलीगल है, शायद आपको पता ना हो उस लॉ के बारे में या कुछ भी ना पता हो, पर वो बाय ऐसे ही उस टाइम पे है ना। तो लेकिन आपने दिखाने की भी कोशिश नहीं की लीगल उसको, ना ही आपने मनी लॉन्डर करने की कोशिश की, तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में गिरफ्तार हो सकते हैं। ठीक है, फिर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द ऑफेंस। अब देखिए पता है बड़ी अजीब बात है, मैंने आपसे कल एक केस डिस्कस किया था बेनामी लॉ के ऊपर, उस पर एनवी रमन जी ने क्या कहा था, जो बेनामी लॉ है इट गोज अगेंस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो यहाँ पे लिखा है, राइट, कि बेनामी प्रॉपर्टी उस टाइम पे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बाय चांस 28 साल पहले जब बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट का 1988 के टाइम पे जब ये प्रोविजन आया था, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, जैसे मैंने बताया, अगर हिमाचल प्रदेश में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने अपने किसी आपके रिश्तेदार के नाम पे है ऐसा, तो उस टाइम पे ये सब नहीं इंक्लूडेड था बेनामी प्रॉपर्टी में, लेकिन अब है, तो उस टाइम के लोगों को भी आज गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एनवी रमन जी ने कहा था इट गोज अगेंस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 1, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव या बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को नहीं आप अप्लाई कर सकते। मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये कहता है, अगर बाई चांस किसी एक इंसान ने उस टाइम पे एक ऑफेंस कमिट किया जो उस टाइम पे वो ऑफेंस होता ही नहीं था, आज उसे ऑफेंस बोला जाता है, उस टाइम पे तो ये ऑफेंस होता ही नहीं था, तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो फिर इस केस में कैसे हो गया, जब पीएमएलए रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं सोचा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अगेंस्ट है ये। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब देखिए यही फिर एक बात है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ईडी है वो पुलिस नहीं है। लोगों का ये कहना था, पिटिशनर्स का ये कहना था कि जो पुलिस होती है वो एफआईआर जब दर्ज करती है तो उसे एफआईआर का वो रिपोर्ट एक कॉपी देनी भी तो चाहिए जो अरेस्टेड पर्सन है उसको। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पुलिस जो कंडक्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी होती है, ठीक है। तो वो जो दे आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस नहीं, ईडी ऑफिसर्स आर नॉट पुलिस ऑफिसर, वो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं, एक इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और एफआईआर नहीं है,
इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR एक वो नहीं है, FIR नहीं है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है अरेस्टेड पर्सन के साथ शेयर करने की, आप उसमें क्या नोट डाउन कर रहे हो, ग्राउंड क्या नहीं। आप बस वो जिसको आपने अरेस्ट किया उसको बता दो कि हाँ जी आपको इस पर्टिकुलर केस में अरेस्ट किया जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ इसकी कॉपी शेयर करने की, विच इज़ अगेन वेरी वेरी अजीब, है ना। फिर एक बेल प्रोविजंस पे बात की गई है कि बेल प्रोविजंस काफ़ी, आपने बेल तो एकदम ही वो बना दिया। आप रिवर्स बर्डन क्या है, देखिए अभी तक क्या होता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, है ना। लेकिन वो जो अमेंडमेंट हुई 2019 में उसने इसको पलट दिया, उसने बोल दिया यू आर गिल्टी अनलेस यू प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट, है ना। तो ये चीज इट गोज अगेंस्ट द एंटायर डिक्टम ऑफ द लॉ, है ना। तो ये चीजें बहुत कुछ चल रही हैं। द पिटिशनर्स का ये कहना है कि FIR है नहीं, आप ECIR की कॉपी दे नहीं रहे जो जिस इंसान को आप अरेस्ट कर रहे हो, चार्जशीट उसके पास है नहीं, केस डायरी है नहीं, कोई मेंटेन नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास जिसपे वो अपना केस लड़ सके। तो एक इंसान अपना बेल मांगेगा कैसे? बेल तो आपने इम्पॉसिबल बना दी बिल्कुल। और फिर उसी पे है कि वही खुद को प्रूफ भी करे इनोसेंट। कैसे प्रूफ करेगा? उसे पता ही नहीं है उस केस में लिखा क्या जा रहा है, वो बोलेगा कैसे ये गलत लिखा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिंदू। अब देखिए द हिंदू में भी एक एडिटोरियल है, पहले हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत पता है क्या आ रहा है आजकल कि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को इलेक्टोरल जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसके साथ लिंक नहीं करना चाहिए। देखिए वैसे तो सरकार, मैं इसको रीड करने से पहले आपको बता देती हूँ, सरकार ने तो वैसे बोला हुआ है कि ये तो वॉलंटरी है, आप अपना इलेक्शन कमीशन जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसको आधार के साथ लिंक करना चाहते हो तो आप करो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो, ये वॉलंटरी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पे आज भी जबरदस्ती ये हो रहा है कि नहीं, आप वोटर आईडी कार्ड है, आपको वेरिफिकेशन के लिए आप आधार लाओ अपना, विच इज नॉट करेक्ट। ओके, देखते हैं इस एडिटोरियल का क्या कहना है। देखिए एक क्वेश्चन उठ रहा है कि इलेक्शन अथॉरिटीज जो है वो क्यों कोर्स कर रही हैं, फोर्स कर रही हैं सिटीजन्स को कि वो मैंडेटरी लिंक करे अपना रजिस्ट्रेशन, जो वो वोटर रोल्स में रजिस्ट्रेशन होते हैं उसको आधार नंबर के साथ, क्योंकि ऐसी रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं। देखिए एडिटोरियल ये कहता है कि दिसंबर 2021 में लोकसभा ने पास किया था इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल, जो क्या कहता था, वो लिंक करने के बारे में बात करता था वोटर आइडेंटिटी कार्ड को आधार नंबर के साथ, ताकि कोई एरर्स ना हो, जैसे वोटर डुप्लीकेशन ऑन द इलेक्टोरल रोल। मतलब वोटर डुप्लीकेशन क्या होता है, जैसे हमने अभी जम्मू कश्मीर वोटर लिस्ट की बात की थी, बाय चांस वहां पे एक वेज लेबरर है जो बिहार से गए हैं, ठीक है, वो बिहार की किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना ऑलरेडी वोट डालने के लिए एलिजिबल है, वोटर आईडी कार्ड वहां का बना हुआ है, अब वो वहां चले गए, वहां भी उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। तो इन तरह का डुप्लीकेशन ना हो तो इसलिए आधार कार्ड लिंक करने के लिए ये बिल लाया गया था। अब आधार कार्ड लिंक करने से क्या होगा कि जैसे आधार कार्ड में तो आपका वो होता है ना, डेमोग्राफिक डेटा लिया होता है ना। तो डेमोग्राफिक डेटा जब लिया होगा तो उसमें लिखा होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हो, किस स्टेट को बिलोंग करते हो, किस कंट्री को बिलोंग करते हो, ठीक है। तो इसके तहत फिर आपका इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड भी सिर्फ वहीं का एलिजिबल होगा, वहां का नहीं हो सकता, इसलिए वोटर डुप्लीकेशन रुक जाती है, ठीक है। तो इसमें लेकिन गवर्नमेंट ने फिर लोगों को ये बहुत लगा मैंडेटरली, तो ये चीज़ बिल्कुल प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करती है ये सब वगैरह, तो गवर्नमेंट ने और फिर खुद ECI अथॉरिटीज़ ने भी बाद में कहा नहीं नहीं, ये प्रोसेस वॉलंटरी है, मैंडेटरी कुछ नहीं है। अब देखिए क्या है इस एडिटोरियल का कहना, आधार नंबर है ना, वो एक प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं होता। ये बात मैंने आपको उस दिन में बताई थी जब एक बांग्लादेशी जो क्रिमिनल्स हैं उनको जब अरेस्ट करने की बात हो रही थी, तो तब भी ये बात आई थी अभी रिसेंटली। तो आधार कार्ड है, आधार नंबर है, इट इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये सिर्फ आपकी रेजिडेंशियल यहाँ का होने का, इंडियन रेजिडेंट होने का प्रूफ है ना। तो जिसमें लेकिन अगर हम देखें तो अगर हम वोटर आईडी कार्ड की बात करें, उसको तो ये कहता है कि जो मतलब उसका लॉ अगर हम देखें वो ये कहता है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन आर ओनली एलिजिबल टू वोट, है ना। तो फिर एक रेजिडेंट कार्ड और एक सिटीजनशिप कार्ड को आप कैसे एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हो, देखते हैं इस बारे में क्या कहना है इनका। देखिए इंस्ट्रूमेंटली स्पीकिंग, अगर हम एक आधार नंबर को मैच करें एक इलेक्टोरल रोल से कुछ वेरिफिकेशंस करने के लिए, तो एक फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक फाउंडेशन है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, उसने कुछ डेटा स्टेट करते हुए ये कहा है कि बहुत सारे एरर्स होते हैं आधार डेटाबेस में, है ना, और वो बहुत ज़्यादा होते हैं एरर्स, जिसकी वजह से जो
ऐसा एविडेंस भी है अब हमारे पास कि आधार लिंकेज अगर वोटर आइडेंटिटी के पास होंगे, वोटर आइडेंटिटी के साथ होंगे, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऐसे कुछ केसेस देखे गए हैं कि उसमें क्या होता है, अगर बाय चांस जैसे आधार कार्ड रेजिडेंट है आपका, है ना, तो उसमें बहुत सारे सेल्फ वो एरर्स होते हैं। बाय चांस पता क्या होता है, मैं आपको एक बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है आधार में आप खुद इन्फॉर्मेशन बताते हो, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल आप रहते वेस्ट दिल्ली में हो लेकिन आपने साउथ वेस्ट दिल्ली लिखवा दिया, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पड़नी चाहिए वोट के लिए, अकॉर्डिंग टू आधार, अगर आप लिंक करते हो तो ऐसा ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट बाई चांस बंदों को नहीं पता होता। आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारी अथॉरिटीज को भी जो लोकल होती है उन्हें नहीं पता होता, गलत लिखा जाता है। तो फिर वो कह देंगे कि, फिर वो क्या करते हैं, जब ऐसे आधार को मैच किया इलेक्टोरल वोटर आईडी के साथ, उन्होंने कहा नहीं आप वोटर आईडी भी यहाँ डालने के लिए एलिजिबल नहीं हो, वही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जबकि उस बेचारे बंदे को ही शायद ना पता हो कि उसकी डिस्ट्रिक्ट एक्चुअल में है कौन सा, है ना। तो इसीलिए एरर्स आ जाते हैं, और बहुत ही फिर क्या हुआ, लोगों को जो एलिजिबल वोटर्स है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनको उनका नाम ही डिलीट हो गया, यू नो, विच इज एन आर्बिट्री प्रोसेस। इसीलिए ये कहा गया है कि मतलब ये लिंकेज बिल्कुल सही नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम लिंक करेंगे वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ, आधार कार्ड को बथेरी चीज़ों के लिए पहले ही लिंक किया हुआ है बहुत सारी चीज़ों के साथ, कितना बूथ लेवल डेटा आप मेंटेन कर लोगे। और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि जो एजेंसीज हैं जो इस डेटा को अपने पास रखती हैं, वो मिसयूज कर सकती हैं, है ना। बहुत सारी प्रोफाइल वोटर्स हैं, उनकी यूज़ किया जा सकता है बहुत सारी वोटिंग कैंपेन्स के लिए, मतलब टारगेटेड वोटिंग के लिए। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की आधार जजमेंट भी ये कहती है कि UIDAI ऐसे नई इन्फॉर्मेशन दे सकती है, बट यू नेवर नो, राइट। सेंटर के पास तो हक आ ही सकता है ना किसी भी चीज़ का। और जैसे सबसे बड़ी बात इस आर्टिकल ने ये लिखी है कि ऊपर से तो हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी नहीं है कोई, तो तब तो ये पॉसिबिलिटी डेटा प्रिवेसी इंफ्रिंजमेंट की और बढ़ जाती है ना। और स्कॉलर ये जो इलेक्शंस को स्टडी करते हैं बड़ी सारी कंट्रीज में बैठ के, जितने भी स्कॉलर्स इलेक्शन स्टडीज कंडक्ट करते हैं, वो हमेशा से तारीफ करते हैं हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सच में बहुत मार्वलेसली इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। इतना बड़ा देश, ऊपर से जब मतलब जब ये कॉन्सेप्ट आया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये यहाँ नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जब एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एक ऐसी कंट्री में जो कॉलोनी रह चुकी है, जहाँ पे लोगों को लिटरेसी नहीं है ना, लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल में वोट होता क्या है, उनको ये बताना, है ना। इलेक्शन कमीशन ने खुद का ये जिम्मा लिया अवेयरनेस क्रिएट करना कि ऐसे ऐसे वोट होता है, इतना दिन रात काम किया गया, फिर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कंडक्ट की गई। आज भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे LGBTQ कम्युनिटी में बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स जो इलेक्शन कमीशन आजकल कर रही है कि इन तरह की वोटिंग होनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है ETPBS, वो सब, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिस वजह से आज तक जितनी भी स्टडीज होती हैं काफ़ी तारीफ होती है ECI की। इनफैक्ट मैं आपको एक स्टेटमेंट बताती हूँ कि हिलेरी क्लिंटन है, उन्होंने एक बार ही कहा था, द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ इंडिया इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, विच इज ट्रू। तो अब इस एडिटोरियल का ये कहना है, इसीलिए ECI को ना इन तरह के अजीब से प्रोविजंस में बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। अपना जो इमेज बनी हुई है उसको मेंटेन करो। जो एग्जिस्टिंग प्रूफ्स आज आप यूज़ कर रहे हो वोटर ऑथेंटिकेशन के लिए, वोटर आईडी कार्ड बनाने के टाइम पे, उन्हीं को यूज़ करो। क्यों आधार डिक्लेरेशन मैंडेटरी करना, वॉलेंट्री ही रहने दो, ये इस एडिटोरियल का कहना है। देखिए NV रमन जी ने कहा है कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑल पार्टी मीट नहीं बिठा पा रही अभी तक फ्रीबीज पे। अगर आपको इतना ही लग रहा है कि हम जुडिशियल ओवररीच कर रहे हैं, हमें नहीं इस चीज़ में अपनी दखल अंदाजी देनी चाहिए, तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि आप बैठ के, आपको इकोनॉमी की वो नहीं है क्या, नहीं परवाह क्या। नीति आयोग वगैरह में तो सारे मिलती हैं, सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर एक्सरसाइज करके एक ऑल पार्टी वो मीट नहीं बिठा सकती, और फ्रीबीज के मुद्दों पे डिस्कशन नहीं कर सकती, और सजेशंस नहीं मांग सकती बाकी उससे स्टेट से। सो वाई इज दैट नॉट हैपनिंग, ओके। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, देखा, इससे ये पता चलता है कि हमारी न्यूट्रल कमेटी की बहुत ज़रूरत है।
देखिए मोदी जी क्या कर सकते हैं, ही मे अटेंड द स्टेट फ्यूनरल ऑफ शिंजो आबे। आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो जापान ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि जिनका अभी रिसेंटली मर्डर हो गया था, जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, सितंबर 27 को एक उनका स्टेट ऑर्गेनाइज फ्यूनरल है, उसमें शायद वो टोक्यो जा सकते हैं, विच इज अ वेरी नाइस जेस्चर ऑफ आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन साइड। ओके, so when we talk about India Japan relations, this is also a dimension which gets added and inserted, a gesture of niceness, a gesture of एक आप कह सकते हो bonhomie, है ना, तो वो हमें याद रखना है। सेंट्रल वॉइसेस सपोर्ट फॉर रशिया यूक्रेन टॉक्स। देखिए अभी क्या हुआ है, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है तशकांत में, ठीक है। उन्होंने ये कहा है, हमारे वहाँ पे, अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी ने वहाँ पे ये कहा है कि इंडिया काफ़ी कंसर्न है यूक्रेन की सिचुएशन को लेके, और हम सपोर्ट करते हैं कि रशिया और यूक्रेन इस क्राइसिस को डायलॉग के माध्यम से रिजॉल्व करें। देखिए इस पूरे इवेंट के दौरान एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको इंडिया रशिया के रिलेशंस के बारे में पता होनी चाहिए, इट इज़ अ डायमेंशन विच गेट्स एडेड टू इंडिया रशिया रिलेशंस। देखिए इस एक्सचेंज के दौरान मिस्टर सिंह यानी कि राजनाथ सिंह जी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया रशिया को, और काफ़ी थैंक्स बोला उनको। क्यों? क्योंकि मॉस्को ने अभी क्या किया, अरेस्ट किया एक टेररिस्ट को। आपको मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, वो टेररिस्ट मैंने बताया था, पहले टर्की गया, फिर टर्की से उसको इंस्ट्रक्शंस मिली, फिर वो एक्चुअल में करने क्या वाला था, वो एक सुसाइड अटैक करने वाला था, मतलब जैसे हम मानव बम कहते हैं, वो खुद के आसपास बॉम्ब लगा के फिर वो किसी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को जो अभी करेंटली पावर में है, मतलब शायद किसी सेंट्रल गवर्नमेंट लीडर को ही, उनको उड़ाने वाला था। वो एक प्लान्ड अटैक था बहुत बड़ा इस्लामिक स्टेट का, ठीक है। तो ये इधर लिखा है कि हाँ, हम बस थैंक यू बोलते हैं कि आपने इस टेररिज्म को कर्ब करने में हमें काफ़ी हेल्प किया, और फिर उन्होंने वही जताते हुए कहा कि हमें फ़ाइट को बरकरार रखना चाहिए टेररिज्म के ख़िलाफ़, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये सब वगैरह जितना भी है, ह्यूमैनिटी के लिए हमें काम करना चाहिए। अफगानिस्तान पे भी उन्होंने यही कहा शंघाई कोऑपरेशन में कि हम तो बिल्कुल खड़े हैं, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है पहले भी दे रहे थे, आज भी देंगे। ट्रीटमेंट इज़ अ सर्विस, वेलनेस अ चैरिटी, PM मोदी। देखिए PM मोदी ने अभी फरीदाबाद में एक 2600 बेड्स जहाँ पे इक्विप्ड होगा एक स्पेशल केयर फैसिलिटी, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी हॉस्पिटल, वहाँ पे इनॉग्रेशन किया है। अगर आपने कल की न्यूज़ देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा वाइडली प्रेवलेंट थी ये न्यूज़, तो उधर इनॉग्रेशन के दौरान उन्होंने, जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल, ये आपको पता है एक पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल है ट्रस्ट के द्वारा, जो आपको माता अमृता पता होंगी, तो उनका ये है, उनका इनिशिएटिव है, उनका ब्रेन चाइल्ड है। तो उधर PM मोदी ने ये कहा है, इंडिया इज अ नेशन where treatment is a service, wellness is charity, where health and spirituality are related to each other. Okay, so this was all I had to tell you. Okay, now Supreme Court asks center to expand food security coverage. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उन्हें सेंटर को बोला है, देखिए प्रशांत भूषण जी, आपको पता है प्रशांत भूषण जी काफ़ी सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने कहा, उन्होंने ये पिटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उस कवरेज को बढ़ाया जाए। देखिए आपको बताते हैं अभी क्यों। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं की बात से मानते हुए ये कहा है, जी हाँ बिल्कुल, हम सेंटर को डायरेक्ट करते हैं कि वो इंक्रीज करे फूड कवरेज को, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो दी जाती है, जिसमें जिससे क्या होगा कि जो मोर एंड मोर नीडी पर्सन्स हैं, सिटीजन्स हैं, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए इस 2013 के लॉ के तहत, उन्हें मिले। जो क्या करता है, रूरल और अर्बन पुअर हाउस होल्ड्स को एक सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स का प्रोविजन प्रोवाइड करता है अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए क्यों है ये, क्यों डायरेक्शन दी गई है, क्योंकि अभी तक जो कवरेज है, फूड कवरेज, जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलती है, वो किस पॉपुलेशन सेंसस के फिगर्स को देख के मिलती है, 2011 के सेंसस को, ठीक है। लेकिन प्रशांत भूषण जी का ये कहना था कि 2011 के बाद तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई। तो यहाँ पे एक 8 पेज ऑर्डर में बेंच ऑफ जस्टिस, जिसमें मिस्टर शाह और BV नागरत्ना, जिनका मैं अभी बात कर रही थी, जो विमेन चीफ जस्टिस बनने वाली है आने वाले टाइम में, उन्होंने ऑर्डर किया है कि आप जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसकी कवरेज बढ़ाएं,
स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आप पॉपुलेशन इंक्रीज को भी कंसिडर करो जो 2011 से 2021 के बीच में हुई है, ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ उन बेनिफिशियरीज तक ना रहें जिन्हें आइडेंटिफाई किया था 2011 में। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही है, आप समझ सकते हैं कि जो अगर राइट टू फूड है इस लॉ के तहत दिया गया है तो वो एक लीगल राइट है। आप ये भी समझ सकते हैं क्या पता ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, लेकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है द राइट टू फूड इज अ फंडामेंटल राइट अवेलेबल अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, तो देखिए, लेकिन पता है क्या इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि 2021 का सेंसस तो इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया है कोविड के टाइम पे ना, होने वाला था। एनपीआर वगैरह का भी आपको केस पता होगा, काफ़ी उस टाइम पे चल रहा था। तो अभी सेंसस जो है वो तो अब देखते हैं क्या होता है, किस तरह से मतलब डिस्कस की जाएगी इस बात को। लेकिन प्रशांत भूषण जी का ये कहना है कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दे रिमेन आउटसाइड द फूड सिक्योरिटी लॉज प्रोटेक्शन अम्ब्रेला, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड्स नहीं है और वो इसके तहत पॉपुलेशन सेंसस के तहत उन्हें नहीं वो किया गया। ये सब बातचीत भी की गई। और सबसे बड़ी बात है कि ई श्रम पोर्टल, देखिए इस ऑर्डर में कोर्ट ने और भी डायरेक्ट किया स्टेट्स को। उन्होंने ये बोला कि अभी तक जो स्टेट्स रजिस्टर नहीं कर पाई हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, जैसे माइग्रेंट लेबरर्स है ना, तो ई श्रम पोर्टल के तहत, आपको पता है ई श्रम पोर्टल क्या करता है? ई श्रम पोर्टल अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी लेबरर्स हैं उनको रजिस्टर करता है, ताकि वो किसी भी स्टेट में जाए, माइग्रेट करें या कहीं भी, तो उनको फूड कवरेज मिलता रहे, इन तरह के प्रोविजंस मिलते रहें, है ना। तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन पूरी करिए। जैसे अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन अभी तक सिर्फ 34.84% हुई है, और बहुत सारी स्टेट्स हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन अभी 50% तक से भी कम ही हुई है। तो उन्होंने यही कहा है कि आप please buck up, pace up your process of registering the unorganized workers. Wind project addition to peak by 2024। देखिए, एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा। उनका ये कहना है कि जो एनुअल इंस्टॉलेशन है न्यू विंड पावर प्रोजेक्ट्स की इंडिया में, वो पीक कर जाएगी 2024 तक, फिर उसके बाद शायद डिक्लाइन कर जाएगी, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, तो देखिए और कुछ लिखा है कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स से इंडिया ट्रांजिशन कर रही है, क्योंकि हमने कमिट किया है कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को का जो हाफ सोर्सिंग करेंगे वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से करेंगे बाय 2030, है ना। 50% फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल मैंने आपको बताया था, और हम 60 गीगावाट्स तक का इंस्टॉलेशन करेंगे विंड पावर बाय 2022। लेकिन हम 2022 में है और हमने अभी तक सिर्फ 40 गीगावाट की विंड पावर कैपेसिटी को एस्टैब्लिश किया है ना, विच इज ऑब्वियसली बिलो द बेंचमार्क। और यही सब इधर लिखा है। देखिए यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि 2024 के बाद ना फ्रेश प्रोजेक्ट्स जो इंस्टॉल किए जाएंगे वो हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स होंगे, विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स दोनों। मतलब एक पर्टिकुलर लैंड पे विंड सिस्टम यानी विंड पावर प्लांट्स और सोलर पावर प्लांट्स दोनों को एस्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि वो थ्रू आउट द डे पावर जनरेट करते रहें। देखिए सोलर तो पूरे दिन होती नहीं, विंड भी पूरे दिन नहीं होती, जब एक नहीं है तो दूसरा है, तो इसे पूरे दिन पावर चलती रहेगी। इसलिए हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स आर वे बेटर देन स्टैंड अलोन विंड पावर प्रोजेक्ट और स्टैंड अलोन सोलर पावर प्रोजेक्ट। ओके, तो इन्होंने ये सब बोला है। देखिए यहाँ पे ना एक 2017 की बात की गई है। देखिए बात पता क्या है, काफ़ी जो विंड पावर इंस्टॉलेशन में ना काफ़ी स्लो डाउन आ गया है 2017 से। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस लेके आए थे रिवर्स ऑक्शन के द्वारा। कंपेटिटिव बिडिंग क्या होती है? जैसे जो सेलर्स है ना, सेलर्स इस जगह बिड करते हैं। जैसे कि यूजुअली क्या होता है, अगर हमें किसी चीज़ की, किसी घर की नीलामी होती है तो हम बोली लगाते हैं, बायर्स बोली लगाते हैं कि ये घर हम 2 करोड़ में खरीदेंगे। फिर जो हाईएस्ट बिडर होता है जो कहता है 10 करोड़ में खरीदूंगा मैं, वो जीत जाता है। लेकिन इस केस में होता है रिवर्स ऑक्शन, रिवर्स कंपेटिटिव बिडिंग। मतलब सेलर्स ऑक्शन लगाते हैं। मैं एक पावर कंपनी हूँ, आप एक पावर कंपनी है, ठीक है, विंड पावर कंपनी। आप कहते हैं कि मैं पर यूनिट 3 रुपए में दे दूंगा, मैं कहती हूँ मैं पर यूनिट दो में दूंगी, आप मेरे को गवर्नमेंट, आप मेरे को हायर करिए। तो जीता कौन? कंपेटिटिव बिडिंग किसने की? मैंने, है ना। तो कंपेटिटिव बिडिंग एक हद तक स्लो डाउन लेके आ रही है। क्यों? क्योंकि इतना
कंपेटिटिवली बिड करना बहुत मुश्किल है। कहीं ही पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जैसे गुजरात और तमिलनाडु जहाँ पे लैंड्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और काफ़ी लो कॉस्ट है वहाँ पे लैंड की और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिसोर्स पोटेंशियल भी है, वहीं पे इन तरह की आप विंड पावर प्रोड्यूस कर सकते हो। गुजरात में तो ऑब्वियसली की जा सकती है, जैसे राजस्थान में की जा सकती है, पर फिर वही बात है जहाँ पे हर चीज़ उनको चीप मिल रही है, परसिस्टेंट विंड वहाँ पे है, तो तभी आप इतना लो कर सकते हो। और फिर इस कॉन्सेंट्रेट जो हो जाती हैं इन तरह की कंपनियां सिर्फ गुजरात और तमिलनाडु राजस्थान जैसे एरियाज में हो जाती हैं, तो फिर बाकी जो बिडर्स हैं वो कहाँ जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी अभी क्राइसिस चल रहा है विंड पावर इंस्टॉलेशन में। देखिए यहाँ पे बात की गई है सेंट्रल टीम्स इन छत्तीसगढ़ टू प्रोब एमजी नरेगा वर्क्स। देखिए एमजी नरेगा मैं आपके साथ डिस्कस करती, पर ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो एमजी नरेगा में ना काफ़ी सारे ग्लिचेस आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ उसमें टॉप करता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे पता चल रहा है कि करप्शन हो रही है। एमजी नरेगा के मनी ढंग से नहीं मिल रही, वेजेस सही से नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही, तो इन तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में एक टीम गई है इन चीज़ों की रिपोर्ट्स को कंपाइल करने। देखिए अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं आपको बता देती हूँ, अभी और कोई आर्टिकल है नहीं। तो देखिए एमजी नरेगा को जब लाया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको एक सोशल मेजर की तरह लाया गया था 2005 में, जो गारंटी भी करता था द राइट टू वर्क। द राइट टू वर्क अभी तक एक लीगल राइट है ना, क्योंकि एक लॉ इसको प्रोवाइड कर रहा है 2005 का, है ना। तो इसके तहत क्या करना था, लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना था एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्बन इंडिया। आपको पता है बहुत बारी कहते हैं कि अर्बन में भी नरेगा टाइप कुछ आना चाहिए, है ना, क्योंकि अर्बन में भी तो पुअर्स हैं ही ना, अर्बन में भी तो अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज, मतलब अर्बन एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसा भी कहते हैं बहुत बारी कि अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को अगर डील करना है तो आप एमजी नरेगा टाइप चीज अर्बन जगह पे भी लाइए, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। देखिए इससे क्या होता है कि इसके एडवांटेजेस क्या है कि जिन तरह का वर्क इनको मिलता है उससे ना दो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। एक तो ठीक है उनको वर्क मिल गया, उनका लाइवलीहुड, उनका पेट पल जाएगा, जैसे भी मतलब उनका, है ना। लेकिन एक और चीज़ होती है, क्रिएट हो जाते हैं ड्यूरेबल एसेट्स रूरल एरियाज में, जैसे वेल्स बनाना, पॉन्ड्स बनाना, रोड्स बनाना, केनाल्स बनाना, इन तरह के काम में उन्हें वेज एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब उन्हें परमानेंटली काम मिल रहा है, परसिस्टेंटली काम मिल रहा है, वेज भी मिल रही है प्रॉपर, तो जो अर्बन माइग्रेशन है जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में होती है वो बहुत हद तक कर्ब हो जाती है। लेकिन मैं आपको बस अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ और इसको ख़त्म करती हूँ कि अगर आपको एमजी नरेगा के तहत एलिजिबल आप कैसे हैं, मतलब किन तरह के लोगों को काम मिल सकता है। सबसे पहला, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट अ रेजिडेंट, not a resident of India. You must be a citizen of India, at least 18 years of age, and the applicant must be a part of a local household. मतलब local household क्या होता है, जिसका एप्लीकेशन लोकल ग्राम पंचायत में जो रजिस्टर्ड हो, और आप एक अनस्किल्ड लेबर होने चाहिए, स्किल्ड वर्क नहीं मिलेगा आपको। ओके, अगर बाय चांस आपको 15 दिन के अंदर अंदर, जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर ली, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी। अगर नहीं मिले तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगी। ठीक है, आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन।